Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 11 Science, today we will start the first unit of physics, the first unit, units and measurements. Okay, हम जो इससे पहले हमने अभी तक इसमें डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने कुछ सिंपल और क्वेश्चंस देखे, उसके फॉर्मूला हमने देखे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारा फिजिक्स में वही पोर्शन हमारा कवर कर लेगा। ठीक है, तो आप उनको देखिएगा पहले। और जैसे जैसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे और भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो जहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म आएंगे हम उनको और वैसे ही वहीं पर सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बस मेन आइडिया हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। देन उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, जिसको डिटेल्स में आपने बुक से आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स लाइक दिस, एंड उसमें डिटेल में आप काफी समझाया गया है। मेन जो हम यहाँ पर जो चैप्टर ले रहे हैं दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों है और यूनिट्स हमारी क्या क्या हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, देखिए फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे, ऐसी आप कह सकते हैं, अभी मैं आपके लिए नोट्स फॉर्म में इसको लिख दूंगा, दोज क्वांटिटीज। देखिए दोज क्वांटिटीज जो क्या होंगे, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट्स, या तो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उन क्वांटिटीज को मेजर कर लें या हम उनको इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। कैसे हम अभी आपके आगे एक्सप्लेन करेंगे, और जिसके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम उनको या तो डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज क्वांटिटीज which can be measured, those quantities which can be measured, कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली हम उनको मेजर कर लें या इनडायरेक्टली मेजर कर लें, एंड in terms of which the laws of physics can be explained। लॉज ऑफ फिजिक्स को हम क्या कर सकते हैं, जिनके टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बेसिक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, क्लास 9 से आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर भी यहां पर आप इसको देखेंगे डिटेल में, धीरे धीरे हम डिटेल आगे जाएंगे। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और इनडायरेक्टली in terms of which the laws of physics can be explained। जैसे देखिए क्या हो सकता है, लेंथ फॉर एग्जांपल, हम देख रहे हैं लेंथ, हम इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से, या किसी भी हम उससे इसको लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं इजीली। वरना बाद में हम देखेंगे अगर हमें एरिया है, एरिया भी हम देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ पर मैं बोलूं आपसे, मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, अमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, वोल्टमीटर से कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी हैं, जैसे हमारे पास मास है, टाइम है, ठीक है, तो ये फोर्स है, ये सब हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। देखिए फोर्स को हम फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू ए, एफ, जैसे फोर्स है F इक्वल टू m इंटू ए है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो हम उसको ये फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। ऐसी वर्क डन के लिए देखिए फोर्स FDS cos थीटा, FD cos थीटा आपने पढ़ा है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर एंगल जीरो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मींस कहने का मतलब वर्क को भी हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। यानी एनर्जी है
तो ऐसे बहुत वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक, कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक, देन आपने इसको नोट कर लिया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद से हम बात करते हैं हमारे पास मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। देखिए, मेजरमेंट को आप थोड़ा सा समझेंगे तो जो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, पी क्यू लिख दिया हमने, पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो फिजिकल क्वांटिटी में उसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में यूनिट होगी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को जनरली Q इक्वल टू हम लिखते हैं N इंटू यू के टर्म में, Q इक्वल टू N इंटू यू, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब कैसे, क्वांटिटी इक्वल टू N न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी और मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा यूनिट। तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। जैसे अगर हम बोले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो मास अगर 5 kg है तो Q की जगह पर हो गया मास, N हो जाएगा हमारा 5 और यूनिट हो जाएगी हमारी kg। तो दिस इज Q इक्वल टू NU मींस Q फिजिकल क्वांटिटी, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज दैट यूनिट। ये मेजरमेंट, ये हमारा तरीका है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, Q इक्वल टू NU। ऐसे ही सेकेंड अगर हम देखें, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यहां पर टाइम क्या है, Q फिजिकल क्वांटिटी, 5 क्या है, N और ये क्या है, U, यानी कि Q इक्वल टू NU। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन राइट सिंपली Q इक्वल टू NU। ओके, अब कभी कभी हम क्या करते हैं, देखिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एक फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू हम N2U2 के फॉर्म में भी हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर N1U1 और N2U2 का मतलब क्या है कि जो यूनिट हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। Q इक्वल टू NU में एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक ही है। अगर हम इस 5 kg को ग्राम में लिखें तो क्या फिर ये 5 ही रहेगा, नहीं, फिर ये कितना हो जाएगा, 5 kg को अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा और kg से ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पर Q इक्वल टू मैंने लिखा 5 kg, तो 5 kg मींस N1 5 U1 यूनिट kg इक्वल टू, अगर मैं इसी को लिख देता हूं 5 kg को 5000 ग्राम, तो देखिए है तो वही क्वांटिटी लेकिन अब N2 चेंज हो गया 5000 और U2 भी यूनिट भी चेंज होगी kg से ग्राम में। तो कभी हम फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। तो ये तो हमारा तरीका है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे कि फिजिक्स में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है इसमें कुछ तो हमारे पास होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी ये कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम इनको कह सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं which are independent of any other physical quantity, यानी कि हमारी ऐसी क्वांटिटी होंगी, इनको हम कहेंगे कि जो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मींस दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी से इनका कोई भी लेना देना नहीं होगा, अपने आप में ये पूरी फंडामेंटल होंगी, मींस किसी और से ये मिल करके नहीं बनेंगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज which are independent from another physical quantities,
from another physical quantities. Okay, are called, आप इसको लिख सकते हैं, are called what? Fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे से क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी, अपने आप में स्वतंत्र होंगी, ठीक, उनको हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी अभी आएंगी हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो देखिए पहले हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें होगा हमारे पास लेंथ, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, जिनके लिए हम बाद में इनकी यूनिट भी पढ़ेंगे। लेंथ, मास, ठीक, टाइम, ठीक, देन उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity। तो ये जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारी, ये कैसी हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, अर्थात ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी इंडिपेंडेंट है, इनके द्वारा हम इनका यूज करके किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट को डिराइव करेंगे, यानी कि इनकी जो यूनिट्स तो होंगी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि वो खुद की इनकी यूनिट हमने पहले से फिक्स की है। अदर की जो यूनिट डिवाइड की बनाई जाएगी वो इनकी हेल्प से कहा जाएगा, ठीक। जैसे देखिए आपने जो पढ़ा हुआ है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं वेलोसिटी या स्पीड, तो स्पीड देखिए क्या है आपकी, इसकी यूनिट हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन, या स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो इन्हीं की हेल्प से, डिस्टेंस मींस लेंथ और टाइम, देखिए इनकी हेल्प से एक और हमने ये फिजिकल क्वांटिटी देखी स्पीड, ठीक। तो ये अपने आप में क्या है, स्पीड जो है फिजिकल फंडामेंटल नहीं है, ठीक, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं? इनकी हेल्प ले रहे हैं। ऐसे ही वेलोसिटी बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो ये जो है बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके और उनके यूनिट्स के लिए हम इन्हीं में से किसी का यूज करेंगे। जैसे एक्सीलरेशन बनेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, टाइम टेकन कितना वेलोसिटी के लिए, तो वो भी क्या है, इन्हीं से निकल के आएंगी कहीं नहीं। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि जो क्या होंगी अदर फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होंगी, हम इनको क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप इसको यहां तक नोट कीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो आपने देखा ये आपने फिजिकल क्वांटिटीज, आप इसको नोट कर सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये 7 है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा इसमें जो आ जाएगा हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जो कि बेस्ड होंगी किस पर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जो स्पीड, वेलोसिटी, ये जो मैंने बताया यहाँ पर, ये कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, देन इसके बाद से हम आते हैं आगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसमें आज तक जो आपने पढ़ा हुआ है, यू नो वेरी वेल अबाउट एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है। इसको आपका क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी कि इसमें आपको सभी को पता है लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में। दूसरा आपने पढ़ा है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम ये आपने देखा हुआ है, इसको इसमें जो आपका लेंथ होगा ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, और जो मास होगा ग्राम, और टाइम किसमें होगा? सेकेंड में। ओके, देन
एफपीएस सिस्टम आपने देखा हुआ है। एफपीएस सिस्टम जो होता है हमारा, दिस एफपीएस सिस्टम इज फुट ऑन सेकेंड। ओके, तो ये जो हो जाएगा आपका फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम, ये हमारा हो जाएगा एफपीएस सिस्टम। तो जो 3 सिस्टम है, ये सिस्टम आपने पहले से अभी तक पढ़े हुए हैं, यानी कि जो हमारे सिस्टम है ये 3, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड वन इज द एफपीएस सिस्टम। ठीक, बेसिक सा है, बेसिक क्लासेस में आपने पढ़े हुए हैं। एमकेएस में लेंथ मीटर, मास किलोग्राम एंड टाइम सेकेंड, देन CGS लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, दिस इज सेकेंड टाइम, एंड एफपीएस में फुट पाउंड एंड सेकेंड एफपीएस सिस्टम। देन इसके बाद से जो हमें जो मेन सिस्टम पढ़ना है दैट इज एसआई सिस्टम। देखिए, हम जो भी हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, कोई चाहे कहीं भी बैठ करके स्टडी करे, कोई भी अगर स्टूडेंट या कोई भी साइंटिस्ट, तो जो भी इस वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम बनाया गया 1971 में, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट के द्वारा, कि भाई जो भी अगर कोई कहीं भी बैठ के पढ़ रहा है, ठीक, या कहीं भी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक हमारे जो यूनिट है, कि हमें उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दें, कि वही इसकी मेन स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाएगी। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, अगर लेंथ को मेजर करने की बात करें, तो इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इंच, ठीक है, बहुत सारी हमारी ऐसी क्वांटिटी यूनिट्स हैं जिसमें हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रॉपर नहीं बन पाएगा, कि अगर कोई बच्चा लेंथ को सपोज मिलीमीटर में रख के सॉल्व कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में रख के सॉल्व कर रहा है, कोई मीटर में रख के, तो आंसर क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो अगर हम एक ही आंसर चाहते हैं, तो हमने कुछ रूल्स बना दिए कि भाई लेंथ को आप उसके अकॉर्डिंग उसी में आप मेजर करेंगे। तो लेंथ के लिए जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। आपने देखा भी होगा कितनी बार आप जब फिजिकल क्वांटिटीज में जब यूनिट आप देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय मिलीमीटर को मीटर में करते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हमने एक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, कि प्रॉपर एक ही यूनिट बनाई जाए। ठीक, तो यहां पर जो मेन अब हमें पढ़ना है, ये है हमारा एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कहेंगे एसआई सिस्टम, जिसको हम ये भी बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं आपको यहां पर बता दूं, फ्रेंच अकॉर्डिंग इसको सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है। वहां पर सिस्टम की स्पेलिंग SYSTEME, इंटरनेशनल कह दिया जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, लेकिन हमें हमारा जो उसका मेन फॉर्म आ गया वो क्या आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल लेवल है, देखिए पूरा वर्ल्ड लेवल पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया गया, और बाकी इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ऐड किया गया। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो होंगे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसके लिए। तो वो क्या क्या है जरा आप देखिए, एंड यूनिट्स, उनकी यूनिट्स हम देखेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है यहां पर, वो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी लेंथ। ओके, एंड सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं कि फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम इसको लिख दें फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पर मैं इसके लिए लिख देता हूं यूनिट, उसकी यूनिट क्या होगी, एंड देन उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि उस फिजिकल क्वांटिटी का हमारा सिंबल क्या होगा। ओके, तो यहां पर मैंने फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर लिख दी हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट्स। तो आप देखिए, जो हमारी मेन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है 7, फर्स्ट लेंथ, यूनिट मीटर और सिंबल एम। ठीक, स्मॉल एम होगा सिंबल, न कि कभी भी कैपिटल एम होगा। ठीक, मास यूनिट किलोग्राम,
kg, ये kg में भी आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही जो होगा k और g दोनों स्मॉल होगा, ठीक है। ये आपको पहले से पता है, एसआई सिस्टम में यूनिट चल रही है टाइम, सेकेंड, कभी भी सेकेंड्स हम नहीं लिखेंगे, इनको हम प्लूरल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड होगा, सिंबल होगा s। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो होगी ये हमने साइंटिस्ट एम्पियर के नेम से ली, तो एम्पियर के नेम में भी हम जो साइंटिस्ट के नेम पर अगर यूनिट लिखेंगे पूरी, तो जो नेम का पहला जो आपका लेटर होगा ये क्या होगा आपका स्मॉल होगा, तो स्मॉल ए लिखेंगे आप एम्पियर। और वैसे अगर आप साइंटिस्ट के नेम पर लिखेंगे तो कैपिटल ए होगा, अगर आप केवल ये लिखें। जैसे आपने न्यूटन फोर्स की यूनिट देखें, तो न्यूटन में आप जब पूरा लिखेंगे तो एन स्मॉल आएगा, और वैसे हम कैपिटल एन लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी यूनिट है केल्विन, ये के हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल और सिंबल है MOL, ठीक है। ये हमारा होगा, इसमें E भी आएगा और यहाँ पर केवल MOL, ओके। नेक्स्ट है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि लाइट की एनर्जी को मेजर करने के लिए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से, ठीक। तो ये हमारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप इनको नोट कर लें, ओके। देन उसके बाद में सप्लीमेंट्री यूनिट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे फिजिक्स में, वो होती है देखिए 2 सप्लीमेंट्री। पहला होता है प्लेन एंगल या सिंपल एंगल भी हम इसको कहते हैं, यूनिट होती है रेडियन और सिंबल होगा इसका RAD, ठीक। सेकेंड वन है सॉलिड एंगल, यूनिट होगा स्टेरेडियन और सिंबल है SR। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। देखिए जो प्लेन एंगल है ये हमारा सिंपल एंगल भी हम इसको कहते हैं, या हम इसको एंगल भी कह सकते हैं। तो ये होता है जनरली अगर हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क है, देखिए कोई जैसे ये है, किसी पार्टिकल की पोजीशन ऐसे है और ये सर्कुलर फॉर्म में यहां से इस डिस्टेंस तक चले जाता है, ठीक। तो ये जो सर्कल के सेंटर, देखिए सर्कुलर मोशन हम इसको मान सकते हैं, ठीक। तो अगर ये आर्क है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आर्क, ये एंगल थीटा और ये क्या है रेडियस r है, ठीक। सर्कुलर मोशन हम आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो जो एंगल होता है r डिवाइडेड बाय दिस रेडियस या प्लेन एंगल। तो हमारा जो प्लेन एंगल हो जाएगा, ये प्लेन एंगल होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस, ओके। यानी कि थीटा इक्वल टू आर्क को अगर हम कह दें यहाँ पर L और रेडियस आर्क लेंथ L और रेडियस R, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेन एंगल, ठीक। अब प्लेन एंगल की यूनिट जो आपने पढ़ी है अभी तक डिग्री, तो डिग्री इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, इसकी ऐसा यूनिट होगी रेडियन, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, हम जो 180 डिग्री होता है इसको हम कहते हैं पाई रेडियन, 180 मीन्स पाई रेडियन। तो या 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, यानी कि मैंने 180 का डबल कर दिया, 180 का हाफ कर दीजिए, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें से डिग्री और रेडियन में अगर आप इसको रिलेशन निकालना, अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और आपको याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, मिनट के लिए हम केवल एक ऐसे एरो लगाएंगे, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इसको 1 मिनट पढ़ेंगे, 1 के ऊपर एक डैश इक्वल टू 60 सेकेंड, सेकेंड में 2 डैश, ठीक। और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये तो था हमारा प्लेन एंगल। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंगल, ओके। तो सॉलिड आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो मैंने लिखा था आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल को मैं यहां पर समझाता हूं आपको। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए सॉलिड एंगल ऐसा एंगल होगा जो हमारे 3D में होगा। ये किस में होगा, 3D फिगर में होगा, ओके ओके। जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल हमारा 3D एंगल है। अब आप इसको ऐसे एज्यूम करिए, मान लीजिए एक स्फीयर है, तो स्फीयर के अगर किसी एक सरफेस से हम देखें, एक स्फीयर के सरफेस से उसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, ठीक, उस एंगल को सॉलिड एंगल कहेंगे। यानी कि सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आएगा 3 डायमेंशन में जो एंगल बनेगा। अब देखिए इसको मैं कैसे यहां पर रिप्रेजेंट करूं। मान लीजिए कोई स्फीयर है,
वो स्फीयर में से मैं केवल ये वाला पोर्शन लूं इस स्फीयर का, और ये मान लो सेंटर ऑफ स्फीयर है, तो स्फीयर के ये एरिया से इसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा तो ये लगभग कुछ कोन के फॉर्म में एंगल बनेगा। कोन के फॉर्म में ये है, स्फेरिकल है पूरा, स्फेरिकल के कुछ सरफेस एरिया से उसके यहां पर यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसको सॉलिड एंगल कहेंगे। और इस स्फीयर की रेडियस r है और इस सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं d ओमेगा से। और मान लीजिए जो एरिया है ये क्या है, dA है। तो जो सॉलिड एंगल होता है ये होता है d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। यानी कि स्फीयर के ये जो एरिया है सरफेस एरिया के द्वारा उसके 3 डायमेंशन फिगर में उसके सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और मेजरमेंट का तरीका होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक, तो ये आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, देखिए यहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी, सॉलिड एंगल को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ये हमारे आज के लेक्चर में टोटल ये कवर किया। तो आप इसको लगातार इसके नोट्स बनाइए और आगे कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।